जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं पिछले 2 दिनों से लेक्चर को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था बिकॉज़ मैं थोड़ा सा बीमार पड़ गया था। अभी मैं ठीक हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर लेक्चर बनाया जाए। मैंने इससे पहले इकोनॉमिक्स के 2 लेक्चर बना लिए थे, और आज जो मैंने सेकंड लेक्चर में जहाँ आप लोगों को छोड़ा था, मैं आज थोड़ा सा रिवाइज करके फिर मैं उससे आगे बढ़ूँगा। तो आप सभी लोग का स्वागत है इस चैनल पे। उम्मीद है कि आपने जो पिछले 2 लेक्चर देखे होंगे उनमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और आप अपने एजुकेशंस को, अपने स्टडी को बेहतर कर पाए होंगे उससे। तो मेरा यही काम है, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने जो मेरे पास थोड़ा बहुत है ना नॉलेज है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप सभी लोग, और मेरी भी इससे नॉलेज बढ़ेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे इस लेक्चर को, और साथ में मुझे सपोर्ट करेंगे। खैर, ये सब बात की बात है ना। आपको अच्छे लगेंगे तो आप शेयर करेंगे, बट हम लोगों का काम है कि मिलजुल करके स्टडी करना। हम लोगों को एक नए भारत, एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना है, और उसी के तरफ ये मेरा पहला कदम है। मैंने सोचा हुआ है कि 1 जनवरी से मैं आप सभी लोगों के लिए एक नया सीरीज स्टार्ट करूं, यानी कि पर डे मैं 2 लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। एक तो इकोनॉमिक्स का, और दूसरा कि मैगज़ीन एनालिसिस करूंगा, है ना। मैगज़ीन का जो भी द हिंदू मैगज़ीन जितने भी होते हैं उनमें जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, मैं उसे लेक्चर बना करके 10 या 15 मिनट के, मतलब उसको एक एक टॉपिक पर अच्छे से बात करेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे। फिर उसके ऊपर मेंस का आंसर राइटिंग और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी लगाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। हम लोगों ने बात किया था पिछले चैप्टर में साधन के बारे में, है ना। और मैंने आपको बताया था कि उत्पादन के साधन 4 तरह के होते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो आप लोग उसे देख सकते हैं जाके, है ना। एक तो बताए थे कि ज़मीन चाहिए हमको उत्पादन करने के लिए, फिर क्या चाहिए, श्रम चाहिए, लेबर जिसको बोलते हैं, फिर क्या चाहिए, पूंजी चाहिए, और क्या चाहिए, उद्यमिता चाहिए। ये 4 चीज़ें चाहिए ना, जिसमें से हम लोग ज़मीन के बारे में बात कर लिए थे, श्रम के बारे में बात किए थे। आज जो हम लोग बात करेंगे वो पूंजी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने शायद आपको पिछले क्लास में बताया था कि पूंजी क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम लोग आय का सृजन करते हैं, है ना, वो प्राकृतिक नहीं हो, मानव निर्मित हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी था इससे संबंधित, जो कि मैंने पिछले कुछ अध्याय में आप लोगों को बता चुका हूँ। तो आप उसे क्या करें, एक बार अच्छे से रीड कर लें। तो रीड कर लेने के बाद क्या होगा कि आप उसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए, तो मुझे बात करना है आज पूंजी के बारे में। जैसे बताया, जिससे आय के स्रोत बनते हो और स्वयं एक सृजित वस्तु हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं। मैं इसका एक डिफिनेशन लिख देता हूँ। जिससे आय के स्रोत बनते हो तथा स्वयं में एक सृजित वस्तुएं हो, ठीक है। तो ये याद रखने हैं आपको। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये तो हो गया पूंजी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं उद्यमिता, है ना। पूंजी के बारे में पिछले लेक्चर में शायद मैंने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया हुआ था, और नहीं किया हुआ तो मैं अभी आगे करूँगा कि पूंजी क्या होता है इसके बारे में। बट ये रियलिटी अभी थोड़ा सा मैं इसको निपटा देता हूँ, है ना, ये कुछ ज़्यादा है नहीं उद्यमिता में। उसके बाद मैं पूंजी के ऊपर डिटेल से बात करूँगा अभी। देखिए, उद्यमिता क्या होता है ना। कोई भी पर्सन जो रिस्क ले रहा है ना कंपनी के क्षेत्र में स्टार्टअप को सेटअप करने के लिए, तो उसको क्या करना होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना। जो रिसर्च डेवलपमेंट करता है, इनोवेशन का काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं उद्यमिता। यानी कि एक तरह से ये क्या लेता है, रिस्क लेता है ना, अपने अपने रिस्क पर ये क्या करता है, काम करता है। अच्छा, अगर देखा जाए तो आज के समय में सरकार का सबसे ज़्यादा
काम कर रहा है इनोवेशन के क्षेत्र में, है ना। प्राइवेट सेक्टर भी का भी योगदान बहुत ही कम है। तो कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। एक इंडेक्स आता है इनोवेशन इंडेक्स, है ना, भारत का रैंक 2022 में नवाचार को बढ़ावा देना है, तो आप उसको अपडेट कर लीजिएगा अपने डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। इनोवेशन इंडेक्स 2022 का, तो भारत के बारे में उसमें पता चल जाएगा। तो ये रहा था कुछ पॉइंट। तो उद्यमिता में है नहीं कुछ, बस इतने से चीज़ समझने हैं आपको। अगर मैं बात करूँ पूंजी की, जैसे मैंने आपको कहा अभी पूंजी क्या होता है। पूंजी में आपको मैंने बताया कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आय के स्रोत बनते हो और वो स्वयं अपने आप में सृजित वस्तु हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए पूंजी 3 टाइप के होते हैं। पूंजी का भी क्या होता है, टाइप होता है ना। कौन कौन से टाइप होते हैं उसको मैं देख लेता हूँ एक बार। एक होता है भौतिक पूंजी, एक होता है मानव पूंजी, और एक होता है सामाजिक पूंजी, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं इन तीनों के बारे में। तो भौतिक पूंजी फिर किसे बोलते हैं ना, जैसे कि आपके पास ज़मीन जो है ना, पैसा, या फिर कोई मशीन, तो ये सारी जो पूंजी होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं भौतिक पूंजी, ठीक है। मानक पूंजी, कोई भी ऐसा आदमी, ठीक है, जिसका एज जो है 18 वर्ष से अधिक हो गया हो, 18 वर्ष से ज़्यादा या 18 वर्ष का हो गया हो, है ना। अगर इसको हम जो सक्षम बना रहे हैं, सक्षम किस लिए, कैसे, तो शिक्षा दे करके, स्वास्थ्य दे करके, कुशलता प्रोवाइड करके, है ना। तो अगर उन पर्सन के पास ये सारी चीज़ें हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मानव पूंजी। और एक होता है सामाजिक पूंजी। सामाजिक पूंजी क्या होता है, साथ में मिल करके काम करना, है ना, साथ में मिलकर पूंजी का निर्माण करना, तो उसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक पूंजी। मैं इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे गांव सब में देखिएगा क्या होता है, SHG, है ना, चलता है। तो SHG जो ये ग्रुप होता है, ये भी एक क्या है, सामाजिक पूंजी है। और ये किससे चलता है, तो सिर्फ विश्वास से, ना, इसके लिए कोई ज़्यादा नियम कानून नहीं है। बट इसमें सरकार की योगदान बढ़ाने की आवश्यकता है, और ये हमारे अर्थव्यवस्था को बहुत तरह से मजबूती दे सकता है, महिला को सशक्त करता कर सकता है, है ना, SHG। तो इसको बोलते हैं हम लोग साथ मिल कर के जो हम लोग पूंजी का निर्माण करते हैं और किसी तरह का काम करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, और इसका एक सामाजिक पूंजी का, कुछ बच्चों ने मिल करके एक चिट फंड, है ना, ऐसे कुछ करके बैंक को चिल्लर चिल्लर फंड, हाँ, चिल्लर बैंक बनाया हुआ था। स्कूल के बच्चे थे ये सब, 50 बच्चे। उन लोगों ने कुछ पैसे जमा करके ये बैंक खोला हुआ था, आज इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो इस सब को हम लोग बोलते हैं सामाजिक पूंजी, है ना। तो आई होप मैंने अच्छे से आपको ये चीज़ें क्लियर कर पाया होगा। एक जो है ना मानव पूंजी प्रोजेक्ट जो है, कैसे मानव को डेवलप करना है और कैसे क्या करना है, इसके ऊपर एक वर्ल्ड बैंक ने, है ना, 2018 से एक मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है। उस प्रोजेक्ट का नाम है मानव पूंजी प्रोजेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा, मानव पूंजी प्रोजेक्ट। तो मानव पूंजी प्रोजेक्ट ये किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है और 2018 से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने हैं, और ये योग्यता से संबंधित है कि ये ह्यूमन बीइंग के कैसे योग्यता को बढ़ाया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर ना मतलब कोई भी डाउट रहे तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, मैं आप वहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा। और वहाँ पर मेंस का आंसर राइटिंग भी किया जाता है, फिर चेक किया जाता है ना। तो आप वहाँ पर जुड़े मेरे साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलिए, बट खैर कोई नहीं, आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा भौतिक पूंजी के बारे में। आज भौतिक पूंजी, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा, आप नोट्स बनाते रहिए इनका, है ना।
जैसे सपोज किया जाए, मैं एग्जांपल दे करके इसको क्लियर करना चाहूँगा। वैसे लिखने का तो आप लोग बुक पढ़ सकते हैं अच्छे अच्छे। मेरा काम है आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करना, बिल्ड करना, है ना। आप बुक्स को पढ़ के अच्छे से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नोट्स लेकर के पढ़ सकते हैं, बट चाहे तो यहाँ भी बना सकते हैं। बट मैं उस कॉन्सेप्ट को आपके साथ डेवलप करना चाहता हूँ। आपको कैसे सोचना है, ये सारी चीज़ें मुझे सिखानी है आपको। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेरा नाम हुआ रितेश कुमार, है ना। और मैं चाह रहा हूँ कि एक कंपनी खोलनी है मुझे, ठीक है। कंपनी खोलनी है मुझे, और इस कंपनी को खोलने के लिए सपोज कीजिए कि मुझे 500 रुपया का नीड है ना। 500 रुपया का नीड है, और मेरे पास जो है 500 रुपया है नहीं, है ना। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया है, ठीक है। तो अब मुझे 400 रुपया तो दूसरे से लेने पड़ेंगे। ये 400 रुपया लेना पड़ेगा किसी ना किसी से, स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए, कंपनी खोलने के लिए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो 100 रुपया है, तो इसी पूंजी को हम लोग बोलते हैं टायर वन पूंजी, ठीक है। टायर वन पूंजी बोलते हैं। तो आई होप मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा पाया होगा कि टायर वन पूंजी क्या होता है। अगर मुझे कंपनी खोलनी है और उस कंपनी को, स्टार्टअप को शुरू करने के लिए मुझे इनिशियली में 500 रुपया चाहिए, अब मेरे पास है सिर्फ 100 रुपया, तो जो 100 रुपया मेरे पास पूंजी है उसको हम लोग बोलते हैं टायर वन पूंजी। आई होप मैंने इसे अच्छे से समझा पाया होगा। अब मुझे स्टार्टअप खोलने के लिए मुझे ये 400 रुपया दूसरे से लेने पड़ेंगे। अब मैं कैसे लूँ, है ना। तो हमारे पास इसके लिए दो उपाय है। दो उपाय कौन सा है? या तो मैं किसी से उधार ले लूँ, चाहे बैंक से, अपने दोस्त से, या किसी और से मैं उधार ले सकता हूँ। या फिर मैं इस कंपनी को जो खोल रहा हूँ उसी में किसी को क्या कर दूंगा, हिस्सेदारी, है ना, हिस्सेदारी पे रख लूँगा। आप भी इतना पैसा लगाओ और उसका लाभांश जो भी होगा, जितना पैसा जो लगाए हैं उसी को हम लोग क्या करेंगे, रेशियो में डिवाइड कर लेंगे अपने पैसे को के अकॉर्डिंग। तो ये तो हो गया लाभांश। मैं एक बात यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। सॉरी, थोड़ा सा सर्दी वगैरह अभी भी है, तो इस वजह से आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, ये तो लाइफ का पार्ट है ना। तो उधार, जैसे आपको पता है कि अब ये जो 400 रुपया वाला है ना, जो मैं दूसरे से उधार लूँगा हिस्सेदारी के रूप में या फिर उधार के रूप में, तो इस पूंजी को हम लोग बोलते हैं टायर टू पूंजी, ठीक है। टायर टू पूंजी बोलते हैं। तो आई होप मैंने इसे अच्छे से समझा पाया होगा। अब जो ये उधार लेंगे, तो कोई भी तो ऐसे उधार दे नहीं देगा, है ना। इसको हम लोग ऋण बोल सकते हैं, तो या फिर डेप्ट, है ना। डेप्ट ऋण हो गया मेरा। तो इस को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट मनी, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। और मैं अगर किसी से उधार लूँगा, तो कोई भी आदमी मुझे क्यों उधार दे देगा, है ना। तो मैं लिखूँगा, जैसे कि मैं राम एक पर्सन है, मैं उससे उधार ले लिया, तो उधार लूँगा तो मैं बोलूँगा ना कि मैं रितेश कुमार, है ना, खाता धारक हूँ। मैंने इससे 400 रुपया लिया हुआ है राम से, है ना, इतना तारीख को लिया, इतना के इंटरेस्ट पे, और मुझे इतना तारीख को इसे लौटा देने। अगर मैं उधार लूँगा तो यहाँ पर मेरा सिग्नेचर होगा, तो एक डेट होगा यहाँ पर, है ना, सबसे मतलब इतने तारीख को पैसा दे देने हैं। तो इसी तारीख को जो है ना, ये जो तारीख होता है, इस तारीख को हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी डेट, है ना। मैच्योरिटी डेट बोलते हैं। आई होप मैंने इसे क्लियर करा पाया होगा कि मैच्योरिटी डेट क्या होता है, कि जो इसी को हम लोग, जो ये जिसके ऊपर ये लिखा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड, है ना। बॉन्ड मतलब पहले से बॉन्ड भरा दिया कि आपने मेरे से इतना पैसा लिया है, इतना के इंटरेस्ट पे, आपको इतना दिन के बाद मुझे इतने लौटा देने। तो ये जो अंतिम डेट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी डेट, ठीक है। और हिस्सेदारी में क्या होता है कि जो लाभ होगा, और उसी लाभ को क्या करेंगे, जितने पैसे लगाएंगे उसको क्या करेंगे, ये दोनों अपने अपने पार्ट में डिवाइड कर लेंगे लाभांश को, ठीक है। तो इस अच्छा, ये जो मैंने पैसे जुटाने का ये जो प्रोसेस किया ना, ये सारा इतना, है ना, मुझे एक कंपनी स्टार्ट करने है, मेरे पास इतना था, मैंने दूसरों से इतना लिया हिस्सेदारी के रूप में या फिर उधार के रूप में, ये सारे जो मैंने प्रोसेस किया ना, इन सारे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वित्त, है ना। वित्तीय व्यवस्था बोलते हैं। देखिए, व्यवस्था मतलब वित्त, पैसों, वित्त मतलब पैसा हो गया, यानी कि पैसों का व्यवस्था करना क्या हो गया, वित्तीय व्यवस्था हो गया। तो आई होप आप लोगों ने इसे समझा होगा। तो वित्त का अगर सिंपल डिफिनेशन पूछा जाए, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं वित्त। तो वित्त में बोलिएगा कि अरेंजमेंट ऑफ मनी, जब भी ज़रूरत हो, है ना, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं वित्त व्यवस्था। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, है ना।
आई होप मैंने इसे अच्छे से समझा पाया होगा। अगर इसका एक प्योर डिफिनेशन आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ। सॉरी, मेरे तो पेज ही ख़त्म हो गए। मैं थोड़ा सा किप मैं थोड़ा सा पेज बढ़ा लेता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो मैंने आपको बताया कि आप वित्त का डिफिनेशन लिख सकते हैं ना, तो मैं बोल दूं थोड़ा सा। वित्त, फाइनेंस रेफर टू एबिलिटी ऑफ मनी व्हेन एंड इफ रिक्वायर्ड बी इट फॉर कंजप्शन और कैपिटल। ठीक है, आप इसे एक बार लिख सकते हैं। मैं एक बार फिर से इसे बोल दे रहा हूँ कि फाइनेंस रेफर टू एबिलिटी फाइनेंस रेफर टू एबिलिटी ऑफ मनी व्हेन एंड इफ रिक्वायर्ड बी इट फॉर कंजप्शन और कैपिटल। ठीक है, आई होप इसे आपने अच्छा से लिखा होगा। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा इसी कुछ पॉइंट को लेकर के, है ना। तो चिल्लर बैंक याद रखिएगा, बच्चों ने मिल करके बनाया हुआ था, वो सामाजिक पूंजी है। तो अब हम बात करते हैं निवेश के बारे में, है ना। निवेश, निवेश क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं समझते हैं थोड़ा सा इस चीज़ को एग्जांपल से, तो चीज़ें समझ में आएगा कि निवेश क्या होता है। जैसे मेरा नाम है रितेश कुमार, और मेरा जो इनकम है ना, मेरा जो इनकम है, मैं सपोज कर लेता हूँ 100 रुपया मेरे पास इनकम है ना। और 100 रुपया मेरे पास इनकम है और मैंने ये जो कमाया, 100 रुपया मैं कमा रहा हूँ। अब सपोज कीजिए कि मैंने इसमें 10 रुपया है ना टैक्स दे दिया सरकार को, है ना। मतलब मैं जो कमा रहा हूँ तो सरकार को तो टैक्स देने पड़ेंगे। तो मेरे पास क्या बचा? 90 रुपया। तो ये जो 90 रुपया बोलता बचा ना, इसी आय को हम लोग बोलते हैं प्रयोज्य आय। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रयोज्य आय। आई होप क्लियर हो गया होगा। प्रयोज्य आय किसको बोलेंगे? मेरा जो टोटल इनकम है, उस टोटल इनकम में अगर मैं टैक्स को घटा दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो मेरे पास जो पैसे बचेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं प्रयोज्य आय। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ मैं एक और बता दूं, एक होता है साधन आय। साधन आय, साधन आय को हम लोग बोलते हैं फैक्टर आय। ठीक है, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है? देखिए, फैक्टर हम लोग उनको बोलते हैं जैसे मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, है ना। मेरा नाम हुआ रितेश और मैं स्टडी कर रहा हूँ, और मुझे क्या है ना कि पैसे मेरे पिताजी दे देते हैं, है ना। पिताजी दे देते हैं मुझे मेरे पैसे, मतलब खर्च करने के लिए। अब अगर तो जो मेरे अकाउंट पे ट्रांसफ़र हो रहे या मैंने किसी फ्रेंड से ले लिया, तो ये आय जो हुए ना, ये इसी आय को हम लोग बोलते हैं फैक्टर, यानी कि ट्रांसफ़र आय ये होता है ना। ट्रांसफ़र आय को किसी में जोड़ा नहीं जाता आय में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने, एक तरह से बोल सकते हैं कि मैंने तो कमाया नहीं ना, कमाई तो मेरे पिताजी का है, तो उनका आय में गिनती हो जाएगा। अगर यही पैसे मेरे पास भेजा जा रहा है और इनको भी काउंट करेगा आय में, तो फिर दोहरा गिनती हो जाएगा एक ही पैसे का। इसलिए ट्रांसफ़र आय को कभी भी आय के में नहीं गिना जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टर आय। आई होप इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, है ना। तो ट्रांसफ़र इनकम होता है ना, ट्रांसफ़र इनकम को कैलकुलेट नहीं किया जाता है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए, तो हम लोगों ने बात किया हुआ था अभी किसके बारे में? 90 रुपीज़ मेरा क्या हो गया? प्रयोज्य आय हो गया। ठीक है, मैं अगर इसी में आगे बात करूं, अब जो मेरे पास प्रयोज्य आय है, इसको हम लोग डिस्पोजेबल इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में प्रयोज्य आय। और प्रयोज्य आय अब मेरे पास कितना है? 90 रुपया है। अगर मैं अब मेरे पास अगर मैंने कमाया तो 10 रुपया सरकार को दे दिया। अब मेरे पास खुद के भी तो खर्चे करने के लिए चाहिए, मुझे हेल्थ पे खर्च करना होगा, एजुकेशन के पे खर्च करना होगा। यानी कि कोई भी आदमी अगर इनकम कर रहा है तो उनको इन सारी सुविधाओं पर तो खर्च करना पड़ेगा। एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ज़रूरी खर्चे, है ना। तो सपोज कीजिए कि उन्होंने 30 रुपया जो है खर्च कर दिया, और वो जो खर्च हुआ वो क्या हुआ? जरूरी खर्च हुआ, जो उसे करने ही पड़ेंगे, है ना। तो जरूरी खर्च हो गया। तो जरूरी खर्च को अगर मैं घटा दूं, तो मेरे पास जो पैसे बचे, अब कितने बचे? 60 रुपया बचे। इस 60 रुपया को हम लोग बोलते हैं विवेकशील आय। ठीक है, क्या बोलते हैं?
विवेकशील आय। आई होप मैं इस वर्ड को अच्छे से समझा पाया होगा। प्रयोज्य आय में जब जरूरी खर्चे को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो जो मेरे पास पैसे बचते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं विवेकशील आय। और इसी में हम लोग क्या करेंगे, मैं अगर थोड़ा सा एक पेज आगे ले लूँ, तो मेरे पास जो अब ये 60 रुपया विवेकशील आय बचे हुए थे, इन्हीं आय का हम लोग क्या करेंगे, एक तो करेंगे बचत, एक करेंगे उपभोग, है ना। उपभोग मतलब हो गया कि इसे यूज करेंगे खाने पीने या जो भी चीज़ें हैं ना उसका उपभोग करना है। और दूसरा क्या करना है ना, और दूसरा क्या करना है, बचत करना है। तो सपोज कीजिए कि मैंने 20 रुपया जो है उपभोग कर ली और 40 रुपया मैं बचत कर रहा हूँ, है ना। तो अब मैं अगर बताऊँ, ये जो 40 रुपया है ना, यानी कि बचत को जब किसी भी प्रक्रिया से, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बचत को किसी भी प्रक्रिया से, बचत को किसी भी प्रक्रिया से या फिर तरीके से पूंजी में परिवर्तित करना, ठीक है, पूंजी में परिवर्तित करना, उसको हम लोग बोलते हैं निवेश। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निवेश। आई होप मैंने इसे आपको अच्छे से समझा पाया होगा कि निवेश क्या होता है ना। मैंने अपने इनकम में 10 रुपया टैक्स दिया था, तो मेरे पास जो पैसे बचे वो हुआ प्रयोज्य आय, उसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। फिर मैंने आपको एक वर्ड बताया फैक्टर आय के बारे में। फिर मैंने आपको बताया ट्रांसफ़र इनकम जो होता है, यानी कि फैक्टर साधन आय, उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, आय में। उसके बाद प्रयोज्य आय मैंने बताया क्या होता है। प्रयोज्य आय में जैसे जो मेरे ज़रूरी खर्च होते हैं अगर उसको घटा दिया जाए तो मेरे पास जो आय बचेंगे उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिशनरी आय इनकम, यानी कि उसको हिंदी में बोलते हैं विवेकशील आय। और विवेकशील आय में विवेकशील आय का ही क्या होता है, बचत होता है और उपभोग होता है। और बचत वाले पैसे को किसी भी प्रक्रिया से जब हम लोग क्या करते हैं, पूंजी में परिवर्तित कर देते हैं, तो उसे हम लोग निवेश बोलते हैं, ठीक है। आई होप मैंने इस वर्ड को आपके साथ अच्छे से समझा पाया होगा। कुछ चीज़ें और भी जानने होंगे अभी आपको, है ना, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। एक होता है पूंजी स्टॉक, है ना, पूंजी स्टॉक। तो पूंजी स्टॉक क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, बैंक होता है ना, सॉरी बैंक गलती हो गया, तो ये होता है बैंक, है ना। तो बैंक में क्या होता है कि ये बैंक क्या करता है, अलग अलग आदमी से, है ना, अलग अलग आदमी से ये क्या करता है, पूंजी को इकट्ठा करता है। और पूंजी को इकट्ठा करने के बाद ये किसी को क्या देता है, ऋण दे देता है ना। और ऋण दे करके वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना, अलग अलग चीज़ों में वो। तो ये भी एक तरह से क्या हुआ, निवेश के काम को आगे बढ़ा रहा है ना, कैपिटल ये क्या कर रहा है, तो बैंक एक तरह से कैपिटल फॉर्मेशन करने का काम कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पूंजी स्टॉक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजी स्टॉक। तो आई होप आप लोगों ने इस चीज़ को अच्छे से समझ पाया होगा और मैंने उम्मीद की है कि आप सभी को अच्छे से समझा पाऊँ और मैं इस चीज़ को समझाने में क्लियर भी हो गया होगा शायद, है ना। तो क्या अगर आप लोगों को यहाँ तक में कोई भी डाउट रहे तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं उस डाउट को। और फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कहीं ज़्यादा बड़ा तो लेक्चर नहीं हो गया ना, तो ज़्यादा बड़ाई करने नहीं है, तो इस वजह से तो कुछ चीज़ें हैं, एक दो टर्म में बता करके आज लेक्चर को समाप्त करूँगा। क्योंकि तो एक याद रखिएगा, है ना, कि जो आय होता है, एक मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ, इसे अच्छे से याद रखिए। इसी आय में होता है क्या, बचत, सॉरी बचत गलती हो गया, बचत। इसी आय में क्या होते हैं, उपभोग, ठीक है। और ये बचत क्या होता है, इसका हम लोग करते हैं निवेश। निवेश करने के बाद ये क्या बनता है, पूंजी। पूंजी के बाद फिर क्या होता है, ये आय में कन्वर्ट होता है। यानी कि ये साइकिल क्या होता है, हमेशा ये पूरा ये साइकिल ये चलते रहता है। और इसी से क्या होता है, हमारी अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था चलती रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। एक वर्ड मैं आपको बता दूं, लिक्विडिटी, है ना, लिक्विडिटी मतलब तरलता। तरलता क्या होता है, तरलता हम लोग उसको बोलते हैं कोई भी ऐसी चीज़, है ना, जिसको हम सीधे यानी कि आसानी से
कैश में बदल सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी, यानी कि उसको तरलता बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो सीधे या फिर आसानी से कैश में बदला जा सके या फिर परिवर्तित हो सके उसे हम लोग बोलते हैं तरलता। जैसे एग्जांपल में आ जाएगा सोना, है ना, इसको आप कहीं भी जाएं, किसी भी देश में जाएं, आराम से इसको चेंज कर सकते हैं, वैल्यू भी चेंज ना के बराबर ही होता है ना, थोड़ा बड़ा डिफरेंट देखने को मिल जाता है बट सेम ही रहता है रेंज। उसी तरह से पैसा अपने आप में एक, है ना, रुपीज़ जो है वो अपने आप में एक क्या है, तरलता ही है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और एक वर्ड मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, है ना, एक वर्ड और आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परिसंपत्ति। तो परिसंपत्ति क्या होते हैं, है ना, परिसंपत्ति जो संपत्ति, जो संपत्ति को बढ़ाता है ना, कोई भी ऐसी संपत्ति, कोई भी ऐसी संपत्ति जो संपत्ति को क्या करता है, संपत्ति को ही बढ़ाता है। कोई भी ऐसी संपत्ति जो संपत्ति को बढ़ाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिसंपत्ति। जैसे कार हो गया, मकान हो गया, है ना, एसेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने हैं। हर एसेट एक पूंजी होती है, ये बिजनेसमैन वाले लोग कहते हैं। और ये परिसंपत्ति फिर दो तरह के होते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं इस परिसंपत्ति की तो ये होते हैं कितने तरह के, दो तरह के। कौन कौन से होते हैं, एक होता है चालू परिसंपत्ति, चालू परिसंपत्ति, एक होता है स्थिर परिसंपत्ति। ठीक है, तो ये दो तरह के संपत्ति होते हैं। तो कोई भी वस्तु को जब एक साल के भीतर यानी कि एक वित्तीय वर्ष के भीतर खरीदा या फिर बेचा जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं चालू परिसंपत्ति। ठीक है, और फिक्स प्रॉपर्टी वो फिक्स संपत्ति जो आपका फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने हैं। अब मैं थोड़ा सा कल इसके बारे में चर्चा करूँगा और आगे, है ना। तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर ना हो जाए इसीलिए मैं इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें समझा पाया होगा। तो मैंने जैसे कहा कि आप सभी लोगों के लिए 1 जनवरी से मैं मैगजीन का एनालिसिस करूँगा, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे रहेंगे, रहिए हमेशा, है ना। जय हिंद।